उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है दीपक और ये है हल्द्वानी उत्तराखंड से। 1999 इनका डेट ऑफ बर्थ है। सबसे पहले मैं आपको इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता दूंगा, जहां इनकी कुंडली का पंचांग जो जैसे मैंने एक बात कई बार कही है कि कभी भी कुंडली के विश्लेषण में पंचांग को जरूर ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में और पहले उसे ही देख लेना चाहिए जहाँ अधिक माह में ये जन्म। अब एक बात बताता हूँ, मैंने अपने बहुत पुराने कार्यक्रम में ये बात कही थी कि जो व्यक्ति अधिक माह में जन्मा होता है वो बड़ा ही संतुलित, बड़ा ही सांभ्रांत, बड़ा ही नाम कमाने वाला और श्रेष्ठ मति बुद्धि का होता है। अधिक माह में जन्मे लोग बड़े श्रेष्ठ होते हैं, भगवान की तरह होते हैं, गुणों को पालने वाले और गुणों के धाता होते हैं। उत्तरायण में जन्म हुआ है, इस वजह से ये बलशाली हो जाएगा। जातक की बुद्धि को, जातक के विचार को, जातक के अनुभवों को, जातक के संस्कारों को, संस्कृति का पालन करता, ये चीज़ें हो जाएंगी। मतलब आपको कमज़ोर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने बात लिखी है, मैं अकेले में खुद में बात करता हूँ, ये मेरी बीमारी है। अरे श्रीमान, उस अकेलेपन को मैं जहाँ तक समझता हूँ, आगे बताऊँगा कि वो ऐसा क्यों है। और सबसे पहले तो ये बात है कि अकेले में बात करना तो सबको ही करता है, बस आप ये है कि उसको वाणी से बाहर निकाल देते हैं। वो अन्यथा आप जब उसी चीज को विचारों में देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में विचार बनते हैं, तो बस यहाँ है और वो कुछ यहाँ है। तो आप में और एक सामान्य व्यक्ति में कई बार यही अंतर हो जाती होगी कि आप उस जो अंदर बातचीत चल रही है उसको आप बोलने लग जाते हैं। तो अब इस चीज को कम करने की बारी है। जहां आप पहले नहीं जानते थे, अब आप जान गए हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्म होने से अपने जन्मस्थान से दूर जाने की आवश्यकता है। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, ये अच्छी बात है, जो आपके आय को संतुलित करे और आपके संतान उत्पत्ति के क्षमता को वृद्धि में रखे और वाणी के प्रभाव को कमजोर होने का ये एक जो है वो सूचना भी दे रही है। इस वजह से अपनी वाणी पे नियंत्रण और संयम रखने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा बातचीत करने से कई बार व्यक्ति मायावी कहा जाने लगता है, तो आपको मायावी नहीं बनना है। कृष्ण पक्ष में जन्मे हैं, ये अच्छी बात है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, गुरुवार का जन्म, ये गंभीर बना देते व्यक्ति को। और ब्रह्म योग में जन्मे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात होती है। ब्रह्म योग में ब्रह्म के सदृश, साक्षात भगवान का दर्शन करने वाला, भगवान के गुणों का जो है वो आह्वान करने वाला, उनकी चर्चा करने और उनकी चर्चा में मन लगाने वाला होता है। बालवकरण, वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण मनुष्यता है। व्यक्ति ईर्ष्यालु है, छली है, छलिया और घमंडी, ये सब चीजें आपको अपने नेचर से हटाने की बारी है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, मद, प्रभाव, महत्वाकांक्षा और बहुत ज्यादा स्वाभिमानी न होना है। और इन सब दुर्गुणों से व्यक्ति को दूर होने का प्रयास, मतलब ये सब सारे जो दुर्गुण हैं वो हो सकता है कि आप में थोड़े ज्यादा हों। और वैसे भी क्यों? क्योंकि आप वृश्चिक लग्न से आते हैं, जहां मंगल ही स्वयं आपका कई बार शत्रु भी बन जाता है, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि उसकी छठे भाव में बन रही है, जहां गुरु शनि के साथ बैठ करके अपने प्रभावों में निम्नता कर रहे हैं और शनि गुरु के साथ बैठ करके अपने प्रभाव में वृद्धि कर रहे हैं। जहां पापक ग्रह का छठे भाव में बैठना, नीच का बैठना इस कुंडली के लिए ठीक होगा। वस्तुतः ये तीसरे और चौथे भाव के अधिपति होकर के छठे में बैठे हैं नीच के, इस वजह से नौकरी वगैरह में कई बार मशक्कत जरूर बनती है। लेकिन इतनी बात है कि व्यक्ति बुद्धिमानी से युक्त होकर के अपना व्यापार जरूर चला ले और खुद का कारोबार भी जरूर कर ले, क्योंकि गुरु की दृष्टि इस कुंडली के लिए गुरु, मंगल और सूर्य अच्छे होते हैं और साथ ही साथ चंद्रमा भी अच्छे होते हैं। मतलब चंद्रमा भाग्येश, सूर्य दशम और गुरु पंचम और द्वितीय के अधिपति। मंगल इस कुंडली के लग्नेश होकर के छठे भाव के अधिपति होने से कई बार मध्यम फलदायी होते हैं। यानी कि हालांकि लग्नेश होने के कारण उनको अष्टमेश्वर छठे भाव का दोष नहीं लगेगा, पर हाँ, चूंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में बनी है, इस वजह से जरूर ही थोड़ी समस्या देखने को मिलेगी। मैं इनकी कुंडली में अभी और भी चीजें बता दूं। तो सबसे पहले इन्होंने जो सवाल पूछा है कि मैं कंप्यूटर रिपेयरिंग स्वयं करता हूँ, बहुत अच्छी बात है ये। और आपकी कुंडली में ये जो शनि और बुध का संबंध बन रहा है, शनि जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठे हैं, आपकी कुंडली अब यहाँ पे लेके आता हूँ। शनि भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। और इस कुंडली के लिए शुक्र अच्छे नहीं होते, मारक होते हैं। दूसरे नंबर पे इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते बुध, यानी कि शुक्र और बुध जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे नहीं होते। प्रथम मारक के रूप में जो है वो जन्म कुंडली में बुध ही बनेंगे, अष्टम भाव के। और प्रथम मारक के रूप में गुरु बुध बनेंगे और दूसरे मारक के रूप में गुरु बनेंगे। पर ये सामान्य
वहां पे उनको मैं मारक नहीं कहूंगा। पर सामान्यतः कमजोर वाली दशाएं जो रहेंगी वो बुध की रहेंगी और शुक्र की रहेंगी। सूर्य और बुध का जन्म कुंडली में एक साथ बैठना, ये मतलब इसको एक तरीके से बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, या इसे सहभागिता का सिद्धांत कहा जा सकता है। जहां सूर्य दशम भाव के अधिपति वहीं लाभ भाव के अधिपति बुध के साथ बैठ करके लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में महाभाग्यशाली योग बनाएंगे। पर ये यहाँ पे दाम्पत्य को कमजोर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ के अधिपति जो है वो राहु के साथ है। व्यक्ति के पत्नी को खर्चीला या पत्नी के पीछे खर्च होने वाली स्थिति बन जाती है। इस वजह से कई बार आपको इस मामले में थोड़ा ध्यान रखना होगा। मंगल यहाँ बैठे हैं और गुरु उसे देख रहे हैं। गुरु का प्रभाव केंद्र पे है, मंगल का प्रभाव यहाँ है। पत्नी के आने के बाद भवन भोवन वाहन इन सब चीजों का सुख होता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। और दाम्पत्य कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा देख रहे हैं। बातचीत होगी पर थोड़ी सी कम, इतनी सी बात है। सवाल इनका लिखा है इन्होंने कि भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं मेरे अंदर, जो बहुत ज़्यादा होती हैं और मुझे परेशान करती हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में ये जो सूर्य हैं वो बुध से प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं। मतलब दशम भाव के अधिपति का संबंध अष्टम भाव के अधिपति के साथ जब बनेगा तो मतभेद बनेंगे और विचार बनेंगे करियर को लेकर के, और कमजोरी बनेगी करियर को लेकर के। हालांकि वो स्थापित भी हो जाएगी। व्यक्ति की लेखन क्षमता, व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्षमता, तार्किक क्षमता, ये सब सामान्यतया आ जाती है। और वस्तुतः वो बुध अस्त होने से लाभ को कमजोर करेंगे, और व्यक्ति के जीवन में जो थॉट प्रोसेस है, जो विचार क्रिएट होते हैं दिमाग में, उसमें थोड़ी सी निम्नता आएगी, या फिर बहुत ज़्यादा वो डिसबैलेंस होगा। उसको ये कह सकते हैं कि वो जो भाव है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। डिसबैलेंस ही कहते हैं ना उसको, अनबैलेंस। गाड़ी अनबैलेंस हो गई, हाँ अनबैलेंस। तो ये स्थिति बनती है यहाँ पे। इस स्थिति के कारण ये बात बनी है। उसमें जो है, अब जरा लग्न को देखिए। आपके पहले इसी सवाल का उत्तर देता हूं कि ऐसा होता क्यों। क्योंकि ज्योतिषी का प्रधान जो कर्तव्य होता है वो यही होता है कि पहले वो कारण बताए। तो लग्न 12 डिग्री का ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब उत्तरोत्तर बलवान ही है, पर अब वो नीचे बढ़ रहा है। 12 से 14, 15, 16 ऐसे बढ़े। अब जरा ध्यान से समझिए। तो अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण के जो अधिपति होते हैं, आपका जो जन्म हुआ है वो अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, जिसके अधिपति शुक्र होते हैं। वो शुक्र आपकी कुंडली के मारक हैं, जो लग्नेश के बहुत अच्छे मित्र नहीं होते। साम्य स्थापित होता है, दोनों में 50-50% का संबंध होता है, ना तो बहुत ज्यादा अच्छा ना तो बहुत ज्यादा बुरा। अब इस आधार पर कि जब आप लग्न के अधिपति को देखते हैं तो वो लग्नेश 12 में बैठे हैं, और उस पे गुरु और शनि का प्रभाव है। जितनी भी समस्या बनेगी वो मंगल और शनि के देखने के कारण बनेगी। और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जो विचारों का सुख है वो रोग में बैठा है नीच के शनि के साथ। इस कारण से विचारों का मूर्त रूप नहीं बन पाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो समस्या से ग्रसित हो जाता है। किसी भी स्थिति में, मैंने आपको शाम के कार्यक्रम में, आप जरूर शाम का कार्यक्रम देखिएगा, जहां ये बात बताने का प्रयास किया है कि लग्न अगर कमजोर हो जाता है या लग्न के ऊपर किसी भी अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है तो परेशानी पड़ती है। लग्नेश के ऊपर पापग्रह शनि और उसके बाद राहु से केंद्र में, उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन राहु पंचम और द्वितीय भाव के अधिपति होकर के 7वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। लेकिन वो स्वयं जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति होकर के छठे में, तो व्यक्ति के यश को, कीर्ति को, मान के, सम्मान के प्रभावों को कमजोर करने वाले बना देते हैं। ये कारण होता है कि कई बार व्यक्ति को संतान से भी कष्ट मिलता है या संतान को भी कष्ट झेलना पड़ता है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, क्या मेरे अपने का कंप्यूटर शिक्षण संस्थान खोलना सही रहेगा? अब इस सवाल का उत्तर अगर मैं दूंगा तो निस्संदेह मैं ये बात तो कह सकता हूं कि आपकी कुंडली में खुद का कारोबार अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो 12 में है, चित्रा नक्षत्र में 0 डिग्री के है। लग्नेश के पास उस तरीके का बल नहीं है। लेकिन ये निर्णय सही कितना है, चूंकि अभी राहु की दशा में आप हैं, तो सबसे पहले तो लाजवर धारण करिए। और वो राहु आश्लेषा में बैठ करके और भी ज्यादा आपको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के मनोभाव में परेशानी के कई बार कारण बन जाते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव लग्न पे नीच का पड़ रहा है। लग्नेश से केंद्र में पापग्रह, लग्न पे नीच के शनि की दृष्टि, जो पहले ही मंगल को देख रहे हैं, तो शनि मंगल का प्रभाव हो जाएगा, जिसके कारण, क्योंकि जन्म कुंडली में दूसरा भाव जो है वो विचारों के बनने का होता है, उस भाव के अधिपति के ऊपर, उस भाव के अधिपति के साथ शनि बैठे हैं ना, इस कारण से विचारों को रोग लग जाता है। और साथ ही साथ अब व्यक्ति हर एक काम में वो अटका अटका सा महसूस करता है। अब आपने सवाल पूछा है
तो आपकी कुंडली के आधार पर मैं एक बात बताता हूँ, आपकी कुंडली जो है वो फलों का व्यवसाय बहुत अच्छा करवा सकती है। आपकी कुंडली जो है वो चावल और खाने पीने की सामग्री की दुकान बहुत अच्छे तरीके से, ग्रोसरी का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, मतलब उसकी दुकान भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बन सकता है। आपकी कुंडली में कंपोनेंट का काम कुछ भी बन सकता है, किसी भी पार्टिकल जो चाहे आप उसको किसी भी तरीके से, जो भी छोटी छोटी कंपोनेंट होते हैं मशीन के या ऑटोमोबाइल सेक्टर के या कंप्यूटर क्षेत्र के ही, तो उसकी भी दुकान आपकी कुंडली में बनता है। तो उसके साथ साथ आप अगर पढ़ाने का काम करेंगे तो भी बन जाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध का प्रभाव लग्न पे बनता है और शनि और मंगल का प्रभाव है। लग्नेश कमजोर है 0 डिग्री के और शनि भी कमजोर है, इस वजह से इस बात को थोड़ी मशक्कत भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि दशमांश कुंडली में केंद्र खाली है। तो मैं ये बात कहूंगा कि पहले अपने आप को किसी के यहाँ नौकरी पे रखिए या पहले खुद को पढ़ाने का काम शुरू कराइए, क्योंकि आपकी कुंडली में ये भाव ज्यादा बलवान है और ये क्रमशः अच्छे सिद्धांतों के द्योतक बन रहे हैं। इस वजह से पहले पढ़ाने का काम करिए और पहले अपने आप को रगड़िए। जब जीवन की एक दशा ऐसी आ जाए जहां आप 2032 में रहें या फिर जब 2029 में रहें या फिर आप 2029, जब आप 2029 में रहें तब आप अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। पर अभी उस व्यापार को रोकने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। और दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में जो दशम स्थान के अधिपति हैं वो जरूर बैठे हैं कर्क राशि में, ये व्यापार जरूर करवा देंगे। इस वजह से ही मैंने ये सूर्य वाली दशा का इंतजार करने को कहा है। और वस्तुतः आपकी कुंडली में जो शनि है वो नीच के हैं। आपकी कुंडली में एक समस्या और भी है कि आप किसी एक चीज पे बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। इस चीज को दूर करने की आवश्यकता है। और जो अब जैसे समझिए आप मंगल से प्रभावित है और शनि जो है वो कंटिन्यूटी के कारक होते हैं, वो शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु अश्विनी नक्षत्र में बैठ करके, राहु पहले ही जो है वो आश्लेषा में बैठ करके, नक्षत्रों का संबंध अच्छा नहीं बन रहा है। इस कारण से मैं कुंडली की गति को थोड़ा धीमे समझ रहा हूं और इस कारण से ही अब जरा समझिएगा, तो चंद्रमा भी यहाँ केतु के साथ बैठ रहे हैं। इस वजह से धन के आने की गति भी कई बार एक जैसी नहीं होगी। तो मैं जहां तक समझता हूं कि व्यक्ति को वही कारोबार करना चाहिए जो खाने पीने से संबंधित हो, जो रोजमर्रा की जीवन में इस्तेमाल करने वाली चीजें होती हैं, आप वो काम कर सकते हैं। वैसे आप पढ़ाने का काम जरूर कर सकते हैं, पर निसंदेह दुकान वाली बात पे मैं राजी नहीं होऊंगा। एक बात और कहता हूं, वो एक वक्त के बाद वो बातें होंगी जहां बाद में, और मैं अभी उस चीज के पक्ष में नहीं हूं। अगर हो सके तो आप फिलहाल 3 वर्षों के लिए ये दुकान चालू कर सकते हैं, पर वो भी बहुत अच्छी चलेगी, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। पर पढ़ाने का काम बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप किसी कोचिंग में या खुद की कोचिंग संस्थान की स्थिति आराम से बना सकते हैं, क्योंकि सूर्य बुध, आप कविताएं लिख सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं, स्टोरी टेलिंग का काम कर सकते हैं, कहानी पढ़ना, कविताएं पढ़ना। आजकल तो जिसको कुछ नहीं आता है वो भी कवि बन जाता है। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं आता, पर मैं भी 2-3 कविताएं यूं ही लिख डाली हैं, पता नहीं वो लोगों को कैसे लगे, पर ये बात है। तो ये बातें बनती हैं। तो आपकी कुंडली में तो सूर्य और बुध पहले से हैं, तो आप क्लरिकल नौकरी कर सकते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र से आपकी कुंडली अच्छी बनेगी, पर पढ़ाने के लिए दुकान उस चीज का अच्छा रहेगा जो खाने पीने से संबंधित हो। दूध का कारोबार कर लीजिए। और आपकी कुंडली में तो वैसे भी आपकी कुंडली जो है वो बिजली के कंपोनेंट के काम भी आप कर सकते हैं, ये भी बनती है, पर वो एक वक्त पे, अभी नहीं, अभी थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। अगला सवाल आपने पूछा है कि अभी बीसीए कर रहा हूं मैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता हूं। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर शनि और मंगल का संबंध और सूर्य और बुध का संबंध बन तो रहा है। तो निसंदेह आपकी कुंडली में अगर उच्च शिक्षा को देखता हूं तो वहां राहु और शुक्र बैठे हैं, और आगे अगर देखता हूं तो शुक्र पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिक थोड़ी बहुत समस्या बढ़ेगी, या फिर ये कह सकते हैं कि उसमें व्यवधान आ सकते हैं। मैं ये बात पहले ही बोल देता हूं। इसका मतलब है कि हमें साथ ही साथ अपने एजुकेशन को भी बढ़ाना है और डिग्रियां दोनों एक साथ ही करने का और चलाने का दबाव रहेगा। मतलब परिस्थिति को संभालना भी है और अपने आप को सुदृढ़ भी करना है। ये दोनों ही चीजें एक साथ आगे बढ़ेंगी। जहां मैं समझता हूं कि शुक्र राहु के साथ है, वो आपके जीवन में व्यय हमेशा बना रहे हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, सूर्य की उपासना करिए, आराध्य देव को मनाने का प्रयास करिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, और मैं समझता हूं कि अभी गणेश जी के मंत्रों का जप करना बहुत अवश्यम भावी है और ये जरूरी भी है। कुंडली में केंद्र खाली है ना, लग्नेश 12 में बैठे हैं और चित्रा नक्षत्र के बैठे हैं। वक्री हो जाने से वो अशौच से युक्त हो जाते हैं, दोष लग जाता है।
और लग्नेश के ऊपर मंगल की दृष्टि, लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि, गुरु का प्रभाव जो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के अधिपति हैं, तो द्वितीय भाव के अधिपति आपको अपना कारोबार करवाना चाहते हैं, लग्नेश को देख रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की कुंडली में अच्छी ही बात है, क्योंकि लग्नेश के ऊपर गुरु का प्रभाव है और लग्न के ऊपर सूर्य बुध का प्रभाव है। तो व्यक्ति नैतिकीय है, वो गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेगा। उसके निर्णय गलत हो सकते हैं क्योंकि मंगल 0 डिग्री के हैं और शनि नीच के हैं, गुरु छठे भाव में बैठे हैं, चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है, राहु शुक्र के साथ है, तो अतिरेक की स्थिति है। मैं इसीलिए आपके किसी भी निर्णय को पक्ष बल से मजबूत नहीं मान रहा। अब बात आपको समझ में आ गई होगी कि वास्तव में इस कुंडली की कमजोरी क्या है। आप अपनी कुंडली को कमजोर कहां देख रहे हैं और जो आपके लिए गए निर्णय हैं वो कितने सही साबित हो रहे हैं, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति कैसी बन रही है। समझ में आ रही होंगी चीजें। सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में रोहिणी के बैठे हैं, जिसके अधिपति पहले ही जो है वो ग्रहण दोष में है। और मैं जहां तक समझता हूं तो चंद्रमा उत्तराषाढ़ा के हैं, सूर्य जो है वो वृषभ के हैं। इस कुंडली में यहाँ पे स्थिर राशि में बैठना, यहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो मकर के बैठे हैं, जिसके अधिपति नीच के हैं। इस कारण से भी राशि को बल नहीं मिल रहा है, कारण कमजोर हो रहा है ये कुंडली। दाम्पत्य इस कुंडली का कभी खराब नहीं है, कर्म क्षेत्र जरूर कमजोर हो रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़े। इस वजह से सूर्य की आराधना आवश्यक है। रविवार को नमक नहीं खाना चाहिए, रक्त चंदन की माला अवश्य धारण कर लेनी चाहिए। इस कुंडली के आधार पर मैं अगर बात कहूं तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाने का प्रयास ज्यादा करिए, क्योंकि लग्नेश 12 में और खुद का कारोबार करिए। अगर इस कुंडली में धन कमाने के लिए अगर जाना चाहते हैं, दक्षिण दिशा बहुत अच्छा रहे। और वैसे आपकी कुंडली के लिए 9 अंक अच्छा रहे, मतलब 9 तारीख इस कुंडली के लिए पुनर्वसु, अनुराधा, ज्येष्ठा नहीं, पुष्य, पुनर्वसु, पुष्य, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशीरा और हस्त, ये अच्छे नक्षत्र साबित हो सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा और मैं समझता हूं कि मीन राशि और कर्क राशियां ये आपके लिए अच्छी रहेंगी। अगर बच के चलना है तो मेष, सिंह और धनु वालों से बच के रहिएगा। विवाह करना हो तो कर्क राशि और साथ ही साथ मकर राशि, इन जातिकाओं से विवाह कर सकते हैं। दिशा के आधार पर पश्चिम दिशा बहुत अच्छी रहेगी और मैं समझता हूं कि आपका सूर्य थोड़ा कमजोर है और यहाँ पे दाम्पत्य को थोड़ी बहुत कमजोरी मिलेगी, इस बात को संभालना होगा। आपकी कुंडली में मंगल 12 में, उस पर शनि का प्रभाव, इस वजह से मंगलिक होने का दोष भी लगेगा। और एक बात और बताता हूँ, आपकी कुंडली में धन भाव लग्न के अधिपति 12 में, ये ठीक नहीं है। इस वजह से कई बार आपके प्रभावों को कमजोर करता है। धन भाव के अधिपति ऋण में, ये ऋण में डालता है। तृतीय भाव के अधिपति नजदीक हैं पर कमजोर हैं। चतुर्थ के अधिपति कमजोर बन रहे हैं। इस वजह से किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, फंस जाएंगे। तो कई बार अब किसी को देने की भी बारी नहीं है, देने से भी बचने की आवश्यकता है। पंचम के अधिपति छठे में, इस वजह से संतान उत्पत्ति की समस्या ना हो और मैं समझता हूं कि जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, इस वजह से बचना होगा। छठे भाव के अधिपति 12 में लग्नेश भी होते हैं। इस वजह से आपके पास साहस है, आपके पास बल है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास तार्किक क्षमता है, आपके पास बुद्धि है और आपके पास शुद्धता है, आपके पास मोरल वैल्यू है, आपके पास ज्ञान है, तो आपके पास धर्म भी है। इन सब चीजों का सहयोग लेने की आवश्यकता बन रही है। उसके बाद सप्तम भाव के अधिपति इस कुंडली के लिए जन्म कुंडली में शुक्र व्यय बनवा रहे हैं, तो पत्नी पे खर्च करने से बचिएगा, बहुत ज्यादा नहीं। वस्तुतः सप्तम भाव के अधिपति का भाग्य में जाना भाग्यशाली और व्यक्ति को कई बार धार्मिक पत्नी मिलती हैं, दृष्टिकोण अच्छा होता है, दार्शनिक पत्नी मिलती हैं और उनके जीवन का लक्ष्य बड़ा ऊंचा होता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में मैं धर्म के साथ साथ अनुभव भी जोड़ता हुआ देख रहा हूं। अष्टम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, ये व्यक्ति को गुह्य से गुह्य विचारों में समाने वाले, पर वो कई बार नेगेटिव हो रहा है क्योंकि वो बुध अस्त हो रहे हैं। इस कारण से कि अष्टमेश जब अस्त हो जाता है तो विचारों को सही दिशा नहीं मिलती है। इस कारण से कई बार व्यक्ति खो जाता है, कई बार वो पागलपन के कोर तक जाकर के लौट आता है, क्योंकि चंद्रमा के पास बल कम है और वो गुरु से केंद्र में है। जो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा जो बैठे थे वो किस पक्ष के बैठे थे, वो बैठे थे आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के, जो कि बलवान होंगे। इस वजह से गज केसरी का निर्माण भी होगा तो थोड़ा कम ही होगा और वो आपको ऐसा बना देता है कि आप सबकी बात सुनो। तो जो भी बात आपके गार्जियन कहते हो, जैसे माता और पिता, माता भाव प्रभाव कमजोर, पिता भाव ठीक है, आप पिता से ज्यादा प्रभावित हैं,
तो मैं समझता हूँ कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का लाभ आपको देना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। उनका बल आपके पास है, उनका सुख आपके पास है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। नवम भाव के अधिपति का नवम को देखना और यहाँ शुक्र और चंद्रमा का देखना, यहाँ पे शुक्र और चंद्रमा का देखना, ये दाम्पत्य का बेहतर बनाना और सुंदर पत्नी का मालिक होना और सौभाग्यशाली पत्नी का मालिक होना बना देता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, लक्ष्मी संपन्न योग बना देते हैं। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और जितनी दफा वो प्रयास करता है उतनी दफा वो असफल भी कई बार होते देखा जाता है, ये बात है। एकादशवें के अधिपति का लग्न को देखना, पर अष्टम के भी अधिपति होते हैं, पर मूल त्रिकोण राशि का वो फल ज्यादा करेंगे और इस वजह से जन्म कुंडली में कि वो चंद्रमा से पंचमस्थ जा रहे हैं तो व्यक्ति बुद्धिशाली है, पर हाँ वो कई बार एक्सपोज हो जाता है, उसकी काली करतूतें कई बार समाज के सामने आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के ठीक पीछे शनि बैठे हैं, शनि के ठीक आगे बुध बैठे हैं। यह संबंध थोड़ा थोड़ा कमजोरी को दिखा रहा है। 12वें भाव में मंगल का बैठना पराक्रम का नुकसान, व्यक्तित्व का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान, धैर्य और धैर्यहीनता की स्थिति को कमजोर करने वाली, और मैं समझता हूं कि इसमें आपको काम करने की आवश्यकता है। बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनके नित्य प्रतिदिन दर्शन का अभ्यासी बनिए। ये इतनी सारी चीजें हैं। सूर्य और मंगल, गुरु, शुक्र और शनि और चंद्रमा, ये सब ठीक है। आपको खुद का कारोबार ही करना चाहिए, पर खाने पीने की सामग्री बहुत अच्छी रहेगी। आप और काम कर सकते हैं, जैसे होर्डिंग बनाना, बड़े बड़े जो होर्डिंग बनते हैं, उसके बाद आप पेट्रोल वगैरह का कारोबार भी कर सकते हैं, कोयले का कारोबार भी थोड़ा बहुत बन सकता है। उसके बाद आप जो है वो रत्नों का कारोबार भी कर सकते हैं, आभूषण का कारोबार कर सकते हैं, बर्तनों का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है, पर ये थोड़े थोड़े कम बनते हैं। पर सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो होगी वो आपकी कुंडली में खाने पीने की सामग्री, अनाज और दूध आदि से बनी सामग्री काफ़ी हो सकता है। ये इतनी सी बात है। अब जरा कुंडली को और भी निकट से समझने की आवश्यकता है। तो शुक्र और गुरु यहाँ जा रहे हैं, जो कम से कम आपकी कुंडली में धन को, यहाँ धनेश यहाँ भी ऋण में, यहाँ भी धन के अधिपति ऋण में, पर जरा देखिएगा तो ये गुरु यहाँ लग्न को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में शिक्षकीय गुण लगा है, तो मैं आपको 100% शिक्षक बनने को ही कहूँगा। पहले आप शिक्षक ही बनिए और इस दशा काल को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु के पास बल थोड़ा कम है, क्योंकि त्रिकोण में बैठे हैं, शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं और एक चंद्रमा देख रहे हैं, तो उसके पास दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव अवश्य है। और गुरु से वो केंद्र में है, तो गुरु का प्रभाव जहां कमजोर कर रहे हैं वहीं अपना बल बढ़ा भी रहे हैं। लग्नेश से केंद्र में है तो लग्न का बल बढ़ा नहीं रहे हैं, पर लग्नेश का बल कमजोर जरूर कर रहे हैं। इस वजह से कुछ खट्टी तो कुछ मीठे संबंधों को मिलते हुए देख रहा हूं। वैसे इनकी कुंडली में और भी, आपकी कुंडली में अगर राहु के बारे में बताऊं तो वो 50% आपके साथ है, 50% आपको उसको अपने पक्ष में करने की आवश्यकता है, ये बात बनती है। इस कुंडली में भवन, भूमि, वाहन का सुख अगर प्राप्त करना होगा तो चंद्रमा की दशा में, और उसके बाद मंगल की दशा में, उसके बाद गुरु की दशा में। संतान उत्पत्ति का प्रयास जब भी करना हो तो चंद्रमा की दशा में। विवाह की दशा जब भी प्राप्त करनी हो, विवाह की अवस्था, तो बुध, शुक्र और गुरु की दशा में। अंतर प्रत्यंतर में भी बात बता रहा हूं। कभी भी बाहर निकलना हो, अनुराधा बढ़िया रहे, और चंद्रमा की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा कि किस राशि में बैठे हैं, आपकी राशि से वो कहाँ जा रहे हैं। आपकी कुंडली में इतनी सारी चीजें मैंने बताई, अब क्या बताऊं, बात खत्म। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।